ईरान आज फिर से जल उठा है। इजराइल और ईरान की इस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट त्राहिमाम कर रहा है। जंग की आग सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं, बल्कि कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देशों तक फैली हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान का क्या होगा। क्या ईरान भी इराक, सीरिया, लीबिया, यमन और अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा, जो अब खंडहरों के देश बने हुए हैं? पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने जिस भी देश की सत्ता को लोकतंत्र का दुश्मन बताकर वहां एंट्री मारी है, वहां का हाल अच्छा नहीं रहा है। जो भी शासन हो वो तो खत्म हो ही जाता है, नया शासन भी देश को संभाल नहीं पाता, और अब यही हाल ईरान का होता हुआ दिख रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ईरान के साथ क्या होने की संभावना है, और इसके पहले जहां जहां अमेरिका गया है वहां अमेरिकी सेना के हटने के बाद क्या क्या हुआ है। सद्दाम हुसैन का यूरो में तेल बेचना हो या मुअम्मर गद्दाफी का अफ्रीकन गोल्ड दीनार का सपना हो, इन सभी को बर्बाद करने का काम किया है अमेरिका ने। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया और यमन, इन 5 देशों की कहानियां अलग अलग इनके ट्रिगर्स, लेकिन इन सब का एक जैसा दर्दनाक अंजाम हुआ। और इन कहानियों के बीच जो धागा है वो इतना पेचीदा है कि उसे सुलझाने के लिए हमें 2003 से लेकर फरवरी 2026 तक का सफर तय करना होगा। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पज से डिजाइन किया है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का मेन पॉइंट है 11 सितंबर 2001। इस साल अमेरिका में 2 टावर गिराए गए, 2977 लोग मारे गए। अमेरिका ने इसे सिर्फ आतंकी हमला नहीं माना, बल्कि इसे जंग की शुरुआत के तौर पर देखा। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उसी रात दुनिया को साफ बोलकर कहा, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। इस दिन से ही आतंकवाद एक ग्लोबल मुद्दा बन गया। इससे पहले भारत यही बातें दुनिया के तमाम मंचों से कह रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी ये बात। 2001 की इस घटना ने पूरी दुनिया को जैसे एक कर दिया। इस एक घटना के बाद अमेरिका ने जो भी फैसले लिए वो डर, गुस्से और एक सुपर पावर के घायल ईगो से पैदा हुए थे। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने अगले 2 दशकों की जियोपॉलिटिक्स को शेप किया। इसका पहला शिकार था अफगानिस्तान। यहीं से शुरू हुई थी वॉर ऑन टेरर। ये वॉर ऑन टेरर इराक पहुंची, लीबिया तक गई, सीरिया में उलझी और यमन में फंस गई। इन सभी जगहों पर एक ही पैटर्न भी दिखा। एंट्री आसान थी, एग्जिट करना मुश्किल था। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या इन सब जगहों पर अमेरिका सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? इस जवाब को जानने के लिए हमें एक एक करके सारी बातों को समझना होगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। वजह साफ थी, यहां अलकायदा का बेस था और तालिबान सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। दुनिया के ज्यादातर देशों ने अमेरिका के हमले को लेजिटिमेट माना, यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसे सही ठहराया। यह शुरुआत थी और सबको शुरुआत में सब कुछ ठीक ही लगा। तालिबान कुछ ही हफ्तों में काबुल से भाग निकले। ओसामा को ढूंढकर खत्म करने में अमेरिका को 10 साल लग गए। 2011 में पाकिस्तान के अबोटाबाद में नेवी सील्स ने उसे मार गिराया। लेकिन क्या तालिबान के खिलाफ मिशन पूरा हो गया? जवाब है नहीं। इसके बाद अमेरिका ने यहां एक और लड़ाई शुरू की, लड़ाई नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की। अमेरिका ने सोचा कि वो अफगानिस्तान को एक मॉडर्न डेमोक्रेसी बना देगा। 20 साल से ज्यादा के टाइम में अमेरिका ने यहाँ $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च कर डाले, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा किया, तो वो सारा खर्चा, वो सारी प्लानिंग, वो सारी कुर्बानियां एक झटके में धूल में मिल गई। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक इस जंग में 1,76,000 से लेकर
2,12,000 लोग मारे गए, जिसमें 46,000 से ज्यादा आम नागरिक थे। अफगान फोर्सेस जो 20 साल से ट्रेन हो रही थी अमेरिका के थ्रू, उन्होंने लगभग बिना लड़े हथियार डाल दिए, क्योंकि वो अमेरिकी सपोर्ट पर निर्भर थे। अपने लोगों के भरोसे पर उनका कुछ नहीं होना था। इतिहासकार बर्नेट रूबिन, जो अफगानिस्तान पर दशकों से काम कर रहे हैं, उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने अफगान स्टेट बनाने की कोशिश की, लेकिन अफगान सोसाइटी को कभी नहीं समझ पाए। करप्शन यहाँ इतने गहराई तक था कि जो पैसा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए जाता था, वो वॉर लॉर्ड्स की जेब में चला जाता था। अब आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, या अफगानिस्तान पहले से मौजूद अपने इंटरनल स्ट्रगल्स और एक विदेशी ताकत की अज्ञानता के बीच में पिस गया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। हम अगली कहानी पर चलते हैं। अफगानिस्तान की धूल अभी उड़ी ही थी कि अमेरिका की नजर तुरंत एक दूसरे शिकार पर टिक गई। ये वो देश था जिसने मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिबेट को जन्म दिया। इस देश का नाम था इराक। यहाँ के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। 5 फरवरी 2003 के दिन यूनाइटेड नेशंस में एक बेहद ड्रामेटिक सीन खड़ा किया गया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल एक छोटी सी वायल हाथ में लेकर खड़े थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दावा किया, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स और शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम भी। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने दुनिया को यकीन दिलाया कि अगर सद्दाम हुसैन को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एक बार फिर अमेरिका की बात मानी गई, दुनिया फिर डर गई। फिर 20 मार्च 2003 के दिन अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं इराक में घुसी और 9 अप्रैल को बगदाद का ध्वंस हो गया। सद्दाम हुसैन की मशहूर मूर्ति गिराई गई। जॉर्ज बुश ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर खड़े होकर मिशन अकम्प्लिश्ड का बैनर लगवाया। लेकिन सवाल है कि क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला? जवाब है नहीं। यह हिस्ट्री के सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स में से एक था, या जैसा बहुत से लोग मानते हैं, जानबूझकर फैलाया गया झूठा नैरेटिव था। 2016 में जब यूके में चिलकॉट इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो उसने साफ कहा, इंटेलिजेंस वॉज प्रेजेंटेड विद अनवारंटेड सर्टेनिटी, यानी कि सद्दाम से खतरा था लेकिन उतना नहीं जितना दिखाया गया। जंग की जल्दी इतनी थी कि शांतिपूर्ण विकल्पों पर एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। कहा जाता है कि इस तख्तापलट के पीछे की वजह WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि सद्दाम हुसैन का वो फैसला था जिसमें उन्होंने तय किया कि डॉलर की बजाय इराक यूरो में तेल बेचेगा। आज इंटरनेट पर आप सर्च करोगे तो यही थ्योरी सबसे ज्यादा बिकती है कि इराक पर हमला WMD के लिए नहीं बल्कि पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए हुआ था। हालांकि कई लोग मानते हैं कि पेट्रो डॉलर प्राइमरी मोटिव नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑयल का कोई रोल ही नहीं था इस पूरी लड़ाई में। रोल था। इराक के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन ये एक फैक्टर था, प्राइमरी रीजन नहीं था। हमले की असली वजह पोस्ट 9/11 का वो खौफ था जिसमें अमेरिकी लीडरशिप को लगता था कि कोई भी तानाशाह आतंकियों को हथियार दे सकता है। सद्दाम हुसैन का इतिहास भी ऐसे ही खून से सना था। उसने अपने ही लोगों को, खासकर कुर्द और शिया मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म किए थे, जिससे अमेरिका को एक मॉरल ग्राउंड मिला। अब कहानी में एक जंप आता है। ये साल था 2011। अरब स्प्रिंग जो कभी मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था, वो फिर से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से गुजर रही थी। ट्यूनीशिया और इजिप्ट के तानाशाह गिर चुके थे और बारी थी लीबिया की। यहाँ का तानाशाह था मुअम्मर गद्दाफी। ये कोई नॉर्मल या कमजोर नेता नहीं था। 42 सालों तक उसने लीबिया पर रूल किया। इस दौरान उसने लोगों को फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और सब्सिडाइज्ड हाउसिंग दी। लेकिन इसके साथ ही एक डार्क चैप्टर था। उसने डिसएग्री करने का अधिकार छीन लिया। कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टॉर्चर किया जाता था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने जब उसके जेल खानों की भयानक रिपोर्ट्स दिखाई तो पूरी दुनिया हिल गई। जब इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए तो गद्दाफी ने रेबल्स को कॉकरोच और चूहे कहा कि वो घर घर जाकर उन्हें ढूंढेगा और मारेगा। 17 मार्च 2011 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 1973 पास किया। इसमें आदेश दिया गया टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट सिविलियंस। फिर नेटो ने 26,500 से ज्यादा की सेना के साथ लीबिया पर हमला किया। अक्टूबर 20, 2011 को गद्दाफी को उसके एक ड्रेन पाइप में छिपे हुए पाया गया और उसे मार दिया गया। उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हंसते हुए कहा था, वी केम, वी सॉ, ही डाइड। लेकिन ये हंसी बहुत जल्दी गायब हो गई। गद्दाफी के बाद लीबिया को संभालने का प्लान किसी के पास नहीं था। गद्दाफी के खजाने और हथियारों के जखीरे को लूटकर दर्जनों छोटे छोटे विद्रोही गुट खड़े हो गए। लीबिया एक फेल्ड स्टेट यानी नाकाम देश बन गया।
यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गई, 2 अलग अलग सरकारें बनी और सबसे भयानक बात यह हुई कि लीबिया इंसानों की तस्करी और अफ्रीकी रिफ्यूजियों को यूरोप भेजने का सबसे बड़ा और खौफनाक कॉरिडोर बन गया। यूके पार्लियामेंट की 2016 की रिपोर्ट, जो चिलकॉट रिपोर्ट की तरह ही एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी थी, उसने कहा कि गद्दाफी से सिविलियन थ्रेट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इसके साथ ही जो विद्रोही थे उसमें इस्लामिक एलिमेंट थे जो प्रॉपर एसेस नहीं किए गए। बराक ओबामा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि लीबिया की पोस्ट इंटरवेंशन प्लानिंग उनकी प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी गलती थी। इस पूरी भसड़ के पीछे फिर एक और थ्योरी सामने आती है। यह थ्योरी थी गोल्ड दिनार थ्योरी। कहा जाता है कि गद्दाफी पूरे अफ्रीका के लिए गोल्ड बेस्ड नई करेंसी लाना चाहता था, जिससे वेस्टर्न देशों की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाती। यह सच है कि गद्दाफी ने ऐसा एक प्रस्ताव रखा था और कुछ लीक हुए फ्रेंच खुफिया मेमोज में फ्रांस के आर्थिक हितों को लेकर चिंता भी जाहिर की गई। लेकिन क्या अमेरिका ने सिर्फ इसी वजह से लीबिया पर हमला किया? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पब्लिक रैशनल और डीक्लासिफाइड मिनट्स बताते हैं कि मुख्य वजह आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय संकट को टालने का दबाव था। उन्हें डर था कि अगर गद्दाफी ने बेंगाजी में कत्लेआम किया तो रवांडा नरसंहार जैसी एक और नाकामी उनके हिस्से में आएगी। लेकिन दोस्तों, अगर लीबिया एक गलती थी तो सीरिया एक चलता फिरता नर्क बना और इसमें यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था। साल 2011 में ही सीरिया में भी बशर अल असद के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन असद ने गद्दाफी से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई और अपने लोगों पर बैरल बम और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। यहाँ आपको बताऊं तो सीरिया की कहानी इराक या लीबिया से अलग है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ सीधे तौर पर अपनी पूरी सेना नहीं उतारी। इसके बजाय सीरिया दुनिया की सबसे खौफनाक प्रॉक्सी वॉर की रणभूमि बन गया। कुछ नैरेटिव्स कहते हैं कि सीरिया युद्ध के पीछे असली वजह एक गैस पाइपलाइन थी। कतर चाहता था कि वो सीरिया के रास्ते यूरोप तक पाइपलाइन बिछाए, जिसे असद ने ईरान और रूस के दबाव में ठुकरा दिया था। यह जियोपॉलिटिकल एंगल मौजूद जरूर था, लेकिन इसे सीरिया की बर्बादी का इकलौता कारण मानना वहां के लोगों के दर्द को कमतर आंकना होगा। सीरिया की असली आग वहां के शिया सुन्नी खाई और असद के तानाशाही रवैये से भड़की थी। अमेरिका ने टिम्बर सायकमोर नाम के सीक्रेट प्रोग्राम के तहत विद्रोहियों को हथियार और ट्रेनिंग दी। दूसरी तरफ ईरान और रूस पूरी ताकत के साथ असद को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। रिजल्ट ये हुआ कि सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। 65 लाख से ज़्यादा सीरियंस अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी बन गए। 6.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 3 लाख के करीब सिर्फ आम नागरिक थे। सीरिया के खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर जैसे कि अलेप्पो और होम्स जैसे शहर मलबे के पहाड़ में तब्दील हो गए। उधर यूएसए का फोकस वहां के सीरियन विद्रोहियों को शांत करने की बजाय आईएसआईएस को खत्म करने पर टिक गया। सीरिया एक ऐसा मोहरा बना जिसे हर बड़ी ताकत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि आगे चलकर 2024 में सीरिया में भी तख्ता पलट हुआ। दशकों तक रूस और ईरान के सहारे अपनी कुर्सी बचाने वाले बशर अल असद का आखिरकार पतन हो गया। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोही गुटों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद को अपनी जान बचाकर रूस भागना पड़ा और अहमद अल शरा सीरिया का नया वास्तविक नेता बन गया। इन सब के अलावा इस पूरे मिडिल ईस्ट के शतरंज में एक और मोहरा लगातार पिसा जा रहा था और ये मोहरा था यमन। यमन का युद्ध सीधे तौर पर अमेरिकी युद्ध नहीं था, लेकिन अमेरिका की हेल्प के बिना इस युद्ध को लड़ा भी नहीं जा सकता था। 2015 में जब ईरान सपोर्टेड हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया तो सऊदी अरब के नेतृत्व में एक गठबंधन ने यमन पर बमबारी शुरू कर दी। अमेरिका ने इस गठबंधन को रसद, इंटेलिजेंस और हथियारों का पूरा सपोर्ट दिया। यमन, जो पहले से ही अरब दुनिया का सबसे गरीब देश था, वो इस जंग से कब्रिस्तान में बदल गया। यमन में क्या हुआ उसे आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। वहाँ गोलियों और बमों से ज़्यादा लोग भूख और बीमारियों से मरे। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक 2021 तक 3,77,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। 85,000 से ज़्यादा बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए। हैजा जैसी बीमारियों ने वहाँ महामारी का रूप ले लिया। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि यमन एक ऐसा चेसबोर्ड बन गया जहाँ सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे से लड़ रहे थे और अमेरिका अपने पुराने साथी सऊदी अरब को खुश करने और ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए इस बर्बादी में बस एक दर्शक और मददगार बना रहा। अब दोस्तों, हम ईरान की बात कर ही रहे हैं तो इस पूरी कहानी का जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लेटेस्ट चैप्टर है वो आता है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार करने वाला ईरान हमेशा से वेस्टर्न देशों की किरकिरी रहा है। इराक के शिया मिलिशिया से लेकर लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूतियों तक ईरान के धागे हर जगह जुड़े हुए थे। अमेरिका ने ईरान पर भयानक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन ईरान की सत्ता डटी रही। हालांकि अभी जो हो रहा है उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुनियाद को हिला दिया है।
28 फरवरी को यहाँ एक जॉइंट यूएस इजरायली स्ट्राइक हुई। इस स्ट्राइक में कोई और नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की डेथ हो गई। ये खबर किसी परमाणु बम के फटने जैसी थी। दशकों से ईरान की सत्ता के पीक पर बैठे अमेरिका को ग्रेट सैटन कहने वाले खामेनेई की मौत ने पूरे रीजन में एक अलग ही पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। असद का 2024 में जाना और अब 2026 में खामेनेई का मारा जाना, ये सिर्फ दो नेताओं की मौत या सत्ता से बेदखली नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम का टूटना है जो पिछले 20 सालों से मिडिल ईस्ट को अपने तरीके से चला रहा था। सवाल है कि क्या अमेरिका ने इन देशों को बर्बाद किया या इन देशों के तानाशाहों और नेताओं ने अपनी आवाम के दर्द को नजरअंदाज किया और एक ऐसी आग लगाई जिसमें बाहरी ताकतों को घी डालने का मौका मिल गया। इस सवाल के जवाब के लिए जब हम इन 5 देशों अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया और यमन, इन सबके इतिहास को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न तो जरूर मिलता है। अमेरिका की मिलिट्री दखलंदाजी शुरू में हमेशा ही एक बहुत ही जल्दबाजी वाली जीत या फिर सत्ता परिवर्तन लेकर आती है, चाहे वो काबुल का गिरना हो, सद्दाम की मूर्ति का टूटना हो या फिर गद्दाफी का मारा जाना हो और हाल ही में ईरान वाली बात। लेकिन इसके बाद की कहानी हमेशा एक जैसी होती है। अराजकता फैलती है, कम्युनल वायलेंस होता है और एक ऐसा ह्यूमन क्राइसिस खड़ा होता है जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होता। अब ये सोचना बहुत आसान है कि ये सब सिर्फ पेट्रो डॉलर के लिए या तेल के कुओं को कब्जे के लिए किया गया, लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में उतर कर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि असली वजहें और भी कॉम्प्लेक्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी का डर, गलत खुफिया रिपोर्ट्स, अपने जियोपॉलिटिकल कंटेंडर्स जैसे कि रूस और ईरान को नीचा दिखाने की होड़ और सबसे बढ़कर ये अंधा विश्वास कि एक बाहरी ताकत मिसाइलों के दम पर किसी दूसरे देश में लोकतंत्र ला सकती है। इतिहासकार बार बार चेतावनी देते हैं कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन यानी बाहरी देश की दखलंदाजी कभी भी स्थायी शांति मुश्किल से ही ला पाती है। बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के और एक मजबूत पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्लान के हर आज़ादी की लड़ाई एक नए तरीके की गुलामी लेकर आती है। लेकिन हमें यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और बशर अल असद जैसे नेताओं का इतिहास अपने ही लोगों के खून से रंगा हुआ था। उनकी क्रूरता ने ही उस आग को हवा दी जिसमें बाद में उनका पूरा देश जल गया। इन युद्धों की असली कीमत डॉलर या तेल बैरल में नहीं मापी जा सकती। इसकी असली कीमत चुकाई है उस अफगानी ट्रांसलेटर ने जिसे काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया, उस इराकी बच्चे ने जिसने फालूजा की बमबारी में अपना परिवार खोया, उस सीरियन माँ ने जो अपने बच्चे की लाश को भूमध्य सागर के किनारे देख कर टूट गई, और यमन के उस पिता ने जो अपने भूख से मरते बच्चे को बस देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। तो आखिर में अगर आपको लगता है कि अमेरिका कितने देशों को बर्बाद कर गया तो उन्हें बताइए कि बर्बादी की दास्तान किसी एक देश या करेंसी की दास्तान नहीं है। ये कहानी है सत्ता के अहंकार की, गलतियों से ना सीखने की जिद की और प्रॉक्सी वॉर्स के उस खौफनाक खेल की जिसमें मोहरे हमेशा आम इंसान बनते हैं। असद के पतन और खामनेई की हालिया मौत के बाद दुनिया एक नए दोराहे पर खड़ी है। सवाल ये नहीं है कि अतीत में कितनी गलतियां हुई, आज का सबसे बड़ा और डरावना सवाल ये है कि क्या ये दुनिया और खासकर खुद को सुपर पावर कहने वाले देश इतिहास की इन चीखों से कोई सबक सीखेंगे, या फिर हम फिर से इंतजार कर रहे हैं किसी एक नए देश के खंडार में तब्दील होने में ताकि हम उस पर एक और वीडियो बना सकें। फैसला हिस्ट्री नहीं करती, फैसला वो करता है जो हिस्ट्री से सीखता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि जंग किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग चाहे जो लड़ रहे हों, क्राइसिस हमेशा से ही इंसानों को झेलनी पड़ी है, आम इंसानों को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।